हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमारा आज का टॉपिक है दर नियम या अभिक्रिया वेग नियम। ठीक है, आप सब जानते हो हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। हमने इसकी 4-5 क्लास कंप्लीट कर ली है। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे दर नियम या अभिक्रिया वेग नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार बच्चों क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उसको जब अपन दर नियम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आसान और सिंपल नियम है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस नियम को। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है बच्चों, ए से बना प्रोडक्ट, देखो अभिक्रिया है, आपको इसके लिए दर नियम लगाना है। तो दर नियम क्या होगा, दर नियम से, ठीक है, दर नियम क्या बोल रहा है बच्चों, निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, और आप ये जानते हो वेग क्या होता है, आर। ठीक है, अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, तो समानुपाती का चिन्ह लगाओगे आप, और अभिकारक तीर से पहले होता है। अभिकारक आपके पास कौन है, ए, और सांद्रता है तो कोष्ठक में आएगा ए की सांद्रता। ठीक है, तो ये दर नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और हमेशा सांद्रता बड़े ब्रैकेट में आती है कि वो सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान होती है। अब इस अभिकारक के पहले जो गुणांक होते हैं वो हमेशा स्क्वायर में जाएंगे, दर नियम के अकॉर्डिंग घातांकों में जाएंगे। जबकि अपने पहले पढ़ा था अभिक्रिया वेग और रस समीकरण मिति में संबंध, तो वहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया गुणांक हमेशा भाग में जाता था, क्योंकि अभिक्रिया वेग हमेशा प्रति मोल 1 मोल में ज्ञात करते हैं, इसलिए वहाँ पर गुणांक भाग में जाते थे। लेकिन दर नियम में गुणांक हमेशा पावर में जाएंगे, घातांक के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, देखो सामने, तो इसके पहले कितना गुणांक है, 1 मानेंगे तो आएगा ऊपर 1। जैसे आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो आएगा नियतांक। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई हो और आपको दर नियम लगाना हो तो हमेशा अभिक्रिया वेग समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के, और जो गुणांक होंगे वो हमेशा घात के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो आएगा नियतांक, जो होता है वेग नियतांक या दर नियतांक, या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अभी अपने सामने लिख देंगे कौन किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो देखो सामने यहाँ आर तो है अभिक्रिया वेग, के है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या दर नियतांक या वेग नियतांक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर नियतांक या वेग नियतांक। ठीक है, वैसे इसको आप समानुपाती नियतांक बोल सकते हो, जिसे बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर नियतांक। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से लेना।
दर नियम अपन आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे दर नियम। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया वेग अभिकार्य के सांतक के समानुपाती होता है। तो जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी गई हो और आपको दर नियम लगाना हो तो आप उस अभिक्रिया को अच्छे से देखना और दर नियम लगाना। दर नियम क्या होता है? अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकार्य की सांद्रता, जो तीर से पहले होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में वो अभिकारक होगा और जो तीर के बाद होगा वो उत्पाद होगा। तो अभिकार्य की सांद्रता के समानुपाती होता है और जो गुणांक वो हमेशा घात के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हो। आगे अपन अगला एग्जांपल लेंगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। देखो सामने अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे आपके पास कोई अभिक्रिया है 2A + B से बना C, ठीक है, और आपको दर नियम लगाना हो तो अपन लिखेंगे दर नियम से। दर नियम से अब आपने परिभाषा पढ़ ली है। दर नियम क्या होता है? निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग R अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ पर अभिकारक दो प्रकार के हैं, A और B। तो एक की सांद्रता और B की सांद्रता, प्लस नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर इंटू आएगा। एक की सांद्रता और B की सांद्रता का गुणनफल। अब यहाँ पर एक के पहले कितने गुणांक है? 2, तो एक के ऊपर लिखा जाएगा 2 और B के पहले कितना है? 1, तो लिखा जाएगा 1। तो दर नियम है अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे आप इस समानुपाती चिन्ह उठाओगे तो आएगा नियतांक K, हो जाएगा A² और B की पावर 1। ठीक है, अब जो आपके पास जो आंसर है, जो दर नियम से समीकरण आती है, जो दर नियम से समीकरण आती है उसे बोला जाता है दर व्यंजक। ठीक है, जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियम लगाकर जो आप समीकरण प्राप्त करोगे उसे बोलते हैं दर व्यंजक। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई अभिक्रिया आपको दी जाएगी और आपसे बोले दर व्यंजक लिखिए, तो आपको उसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। और K क्या है? वही K बराबर है समानुपाती नियतांक होता है, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर नियतांक कहा जाता है, या दर नियतांक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन मिले और आपको दर नियम लगाकर दर व्यंजक पूछे तो आपको दर नियम लगाना है। दर नियम क्या होता है? अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। अगर अभिकारक एक प्रकार का है तो अकेला आएगा, अभिकारक दो से अधिक प्रकार के हैं तो समस्त अभिकार को इंक्लूड करना है और उनके गुणांक को पावर में भेजना है। ठीक है, तो जैसे आप समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो आएगा नियतांक K। ठीक है, हाँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा और इसका मात्रक। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? अब आगे चलते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इंपॉर्टेंट मतलब दर नियम का महत्व क्या है? तो अपन लिख सकते हैं दर नियम से
या दर नियम में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों में व्यक्त किया जाता है, कहने का मतलब है जो आप जब दर नियम लगाते हो तो उसमें आप देखते हो केवल अभिकारक की सांद्रता ही लिखी जाती है, तो अपन बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग को केवल अभिकारकों की सांद्रता के पदों में लिखा जाता है। आपने स्टार्टिंग में पहले पढ़ा था जब अपन वेग का सूत्र लिखते हैं तो वेग का सूत्र उस अभिक्रिया में जितने अभिकारक उत्पाद होते हैं उन सबकी सांद्रताओं पर डिपेंड होता है, क्योंकि अभिक्रिया वेग क्या होता है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। लेकिन दर नियम में अभिक्रिया वेग केवल अभिकारक की सांद्रता समानुपाती होगा, मतलब अभिक्रिया वेग को अभिकारक की सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो सामने अपना टॉपिक है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या अपन बोले तो दर नियतांक, डिनोट करते हैं इसको के से। ठीक है, इसकी परिभाषा समझने के लिए अपन एक समीकरण लेंगे। देखो सामने अपने पास को समीकरण है ए प्लस बी कैपिटल बी प्लस सी कैपिटल सी से बना प्रोडक्ट। बच्चों इस अभिक्रिया में कैपिटल ए अभिकारक है, कैपिटल बी भी अभिकारक है, कैपिटल सी भी अभिकारक है, और जो इनसे पहले लिखा हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये इनके गुणांक को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो दर नियम लगाएंगे अपन। दर नियम से तो आप जानते हो अभिक्रिया वेग आर समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, यहाँ अभिकारक ए बी है, बी भी और सी भी है। ए के ऊपर आएगा इस गुणांक ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, कर्म से ए का गुणांक स्मॉल ए, बी का गुणांक स्मॉल बी, सी का गुणांक स्मॉल सी है। तो आर बराबर जैसे आप समानुपाती चिन्ह लगाओगे आएगा नियतांक के, तो ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी और सी की पावर स्मॉल सी। अब आपको के को डिफाइन करना है, तो अपन यदि कंडीशन माने यदि ए बी और सी की सांद्रता इकाई हो, 1 मान ले, इकाई हो तो आर जो होगा वही क्या होगा बच्चों के। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग होता है जहाँ समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है, जहाँ समस्त अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है। देखो अगर सांद्रता 1 होगी तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो आर होगा वही क्या होगा के, जो अभिक्रिया वेग हो वही क्या होगा विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक बार से आप नोट कर लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखनी है। तो मैंने एक समीकरण ले ली अपने मन से, ए बी सी, ए गुणांक स्मॉल ए का गुणांक है, स्मॉल बी का गुणांक है, स्मॉल सी अभिकारक गुणांक है। दर नियम लगाएंगे, अभिक्रिया वेग समानुपाती ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता, और गुणांक हमेशा पावर में चले जाते हैं। जैसे आप समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो आएगा नियतांक के, वही क्या है दर नियतांक। डिफाइन करना है, तो मैंने समस्त अभिकारकों की सांद्रता को 1 मान लिया, तो अपन बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है जहां समस्त अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, आगे अपन परिभाषा लिखेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? तो आगे चलते हैं अपन। परिभाषा लिखेंगे अपन, विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग होता है जहां समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग होता है जहां समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, इसका मात्रक पढ़ेंगे। तो मात्रक क्या होगा आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। आगे पढ़ेंगे मात्रक, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे कोटि तो वहाँ पूछेंगे शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तो वहाँ पर आपको उनके लिए दर नियतांक का मात्रक पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो कैसे याद करेंगे मात्रक? तो एक मैं कॉमन सूत्र बताऊंगा, उस कॉमन सूत्र में आप कोटि का मान पुट करके किसी भी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक। ठीक है, देखो माना मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से बना उत्पाद और ए की गुणांक है स्मॉल एन। दर नियम से आर समानुपाती एक की सांद्रता की पावर एन। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो आएगा नियतांक के। अब मुझे के का मात्रक याद करना है, तो के बराबर आर बटे एक की सांद्रता की पावर एन। ठीक है, अब तुम आर का मात्रक जानते हो, अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ए, ये ए ब्रेड ब्रेड में सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक तुम जानते हो बच्चों अच्छे से, सांद्रता होती है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, सांद्रता क्या होती है? इकाई 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। तो मात्रक का मोल लीटर इनवर्स, दोनों मान पुट करेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइड मोल एल माइनस 1, पावर में क्या है बच्चों? एन। ठीक है, तो इस पावर को सोल्व करेंगे आगे। एक बार इसको यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे लिखेंगे कंप्लीट, आगे इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको आप। ठीक है, आप जानते हो वेग का मात्रक क्या होता है? मोल एल माइनस 1 एस माइनस 1। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको आगे कंप्लीट करते हैं अपन। तो देखो K बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब इसको आप ओपन करोगे तो मोल की पावर n और लीटर की पावर माइनस n। ठीक है, अब ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ दोनों को, तो K बराबर मोल, ये बच्चों प्लस का है तो 1, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ये इंटू हो जाएगा ऊपर जाके मोल माइनस n। ठीक है, ये नीचे प्लस का था n, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लीटर ऊपर जाएगा, ये लीटर ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे
एन इंटू ये माइनस का रहेगा एन माइनस 1 और लास्ट में रहेगा सेकंड इनवर्स, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, अब तुम जानते हो जब आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो के बराबर मोल 1 माइनस एन, माइनस में माइनस रहेगा लीटर एन माइनस 1 और एस से माइनस 1। ठीक है, तो ये दर नियतांक का मात्रक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी राशन अभिक्रिया है, आपने दर नियम लगाया आर समानुपाती एक स्थानांतक की पावर एन, क्यों यहाँ पर गुणांक एन है। जैसे आप समानुपाती हटाओगे तो आएगा नियतांक के का मात्रक ज्ञात करना, तो के बराबर आर अपॉन एक स्थानांतक का पावर एन। ठीक है, अब अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और सांतक मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, लेकिन पावर में क्या है बच्चों एन, तो मैंने एन लगा दिया गुणांक। ठीक है, जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो मोल की पावर एन एल की पावर माइनस एन। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये राशि मोल जो मोल की पावर एन है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो मोल माइनस 1 ये ऐसे रहेगा, लीटर ये माइनस का है, ऊपर जाए प्लस का हो जाएगा, तो एल प्लस का एन इंटू एल माइनस 1 और सेकेंड ही रहेगा। जब आधार समान तो घाते जुड़ जाती है तो दोनों बार एक बार लिखा मोल 1 प्लस एन, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का तो आएगा 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये दर नियतांक का मात्रक होगा। अब आपसे अब पूछ सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक क्या होगा, या प्रथम कोटि के लिए, तो यहाँ पर आपको एन का मान पुट करना है। अगर शून्य कोटि हो तो एन आएगा 0, प्रथम कोटि हो तो एन आएगा 1। तो मैं लिख देता हूँ एन क्या है, एन है अभिक्रिया की कोटि, एन है अभिक्रिया की कोटि। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की अनुसंख्यता पढ़ेंगे अपन आगे अगले टॉपिक में। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक होगा। तो देखो बच्चों सूत्र लगाएंगे के बराबर मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। एन का मान बटा बोला है शून्य कोटि, तो एन बराबर 0, तो एन का मान 0 पुट करोगे तो जो मात्रक आएगा वो होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। के बराबर 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा बच्चों, तो मोल 1 ये आएगा माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक होगा। ठीक है, तो जब भी आपसे शून्य कोटि प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में पूछे तो आप एन का मान पुट करना जो आप कोटि बोली गई है, फिर जो मात्रक निकल के आएगा वो होगा उसके दर नियतांक का मात्रक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करना उसकी। ठीक है, मैं ओनली कोटि बदल रहा हूँ बच्चों, तो आपको कोटि का मान जो मैं दे रहा हूँ वो पुट करना है। अपना प्रश्न है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक क्या होगा। आपका सूत्र लिखा हुआ है, अब आपको एन का मान पुट कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जल्दी से प्रैक्टिस के लिए ज्ञात कीजिए मात्रक क्या होगा, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, जल्दी आप इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आपको एन का मान पुट करना है 2, जो कोटि दी उसको पुट करना है, फिर जो मात्रक आएगा वो होगा के का मात्रक। ठीक है, तो सब बच्चों ने ज्ञात कर लिया होगा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, और मुझे लग रहा है सब बच्चों का आंसर सही आया होगा। अपन आगे देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेना। n बराबर 2
जैसे पुट करोगे के बराबर मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, तो के बराबर मोल एक में से 2 जाएगा तो बचेगा -1 लीटर +1 और सेकेंड -1। तो ये आंसर आएगा, जिन बच्चों का आंसर है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आपसे प्रथम कोटि की पूछ सकते हैं, तृतीय कोटि की पूछ सकते हैं, तो किसी भी कोटि हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है, सामान्य फॉर्मूला याद है, तो आप किसी भी अभिक्रिया के लिए के का मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको n का मान लिखना है, पुट करना है, जो आपको प्रश्न मिलेगा कौन सी कोटि है। n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब आगे अपन कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जिनमें आपसे पूछा जा सकता है दरव्यंजक लिखिए। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए दरव्यंजक लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए दरव्यंजक एवं अवकलित वेग समीकरण लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए आपको दरव्यंजक और अवकलित वेग समीकरण लिखनी है। अब आपने दरव्यंजक पढ़ लिया है, क्या होता है अवकलित वेग समीकरण, हम अब समझेंगे। देखो सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके लिए 2a + 2b से बना 3c। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। देखो सामने सबसे पहले अपन लिखेंगे दरव्यंजक, और दरव्यंजक लिखने के लिए आपको लगाना है दर नियम। तो दर नियम से अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, जैसे हटाओगे समानुपाती चिन्ह को आएगा नियतांक, जिसे बोला जाता है वेग नियतांक या दर नियतांक। तो जो ये समीकरण निकल के आई है वही किसको डिनोट करती है, दरव्यंजक को। ठीक है, अब जब आपको अवकलित वेग समीकरण लिखनी हो तो आंसर वही रहेगा जो दरव्यंजक है। बस आपको इस अभिक्रिया वेग का अवकलन करना है, मतलब अभिक्रिया वेग को अवकलन में शो करना है। क्योंकि तुम जानते हो अपने पढ़ा था औसत वेग और ताक्षणिक वेग। औसत वेग में जो परिवर्तन होता है वो होता है अधिक समय अंतराल के, तो वहाँ पर लगाते हैं डेल, और ताक्षणिक वेग में जो परिवर्तन होता है वो कम समय अंतराल की होता है, मतलब कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है, इसलिए वहाँ पर लगाते हैं डी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डी। तो मैं लिख रहा हूँ अवकलित वेग समीकरण ठीक है, तो d/dt बराबर के a का स्क्वायर और b की पावर 2, a की पावर 2 और b की पावर 2। अब यहाँ पर अपन सांता लेंगे। अगर सांता आप a को आधार मानते तो कोष्टक में a आएगा, b को आधार मानते तो b आएगा, c को आधार मानते तो c आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब कभी नहीं बोला जाएगा कि किसको आधार मानना है। तो जब भी आपको अवकलित वेग समीकरण लिखनी हो तो आप हमेशा उत्पाद को आधार मानोगे, और माना उत्पाद सांता x है, माना उत्पाद सांता x है, तो हमेशा आपको अवकलित वेग समीकरण में dx/dt लिखना है अभिक्रिया वेग के स्थान पर। x कैसे है, देखो सामने मेरे पास कोई रिएक्शन है, a बना उत्पाद, माना प्रारंभ में a की सांता स्मॉल a, माना a का a मोल, अभिकारक a का a मोल है, उत्पाद 0 है। क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुए, मैंने अभी अभिकारक लिया है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है। जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो अभिकारक के मोल टूटेंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे। तो माना t समय पश्चात a के x पार्ट, a का कुछ भाग वो x है वो टूट के अलग हो गया, तो उत्पाद कितना बनेगा बच्चों x।
रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में अभिकारक की सांद्रता A, उत्पाद 0, t समय बाद अभिकारक से x भाग टूट गया और x उत्पाद बन गया, ठीक है। तो वो x उत्पाद की सांद्रता को डिनोट कर रहा है। तो हमेशा जब भी अवकलित वेग समीकरण लिखोगे तो आप लिखोगे अभिक्रिया वेग के स्थान पर dx/dt, dx/dt, x किसके लिए है, उत्पाद की सांद्रता के लिए, t समय पश्चात जो सांद्रता होगी उत्पाद की वो होगी x, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से अच्छे से इसको याद रख सकते हो, दर नियम या अभिक्रिया की दरव्यंजक समीकरण को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनसे प्रैक्टिस करना, दरव्यंजक और अभिकलित वेग समीकरण याद करने की, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।